हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, जहां हम लर्न करेंगे इसके मीनिंग को, इसके एलिमेंट्स को एंड इसके रिक्विजिट्स को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन को कई सेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे किसी ट्रेड यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम यहाँ स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और इसीलिए उसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट कहा जाता है। और ये जो आइडिया है कि हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन करे, लोगों को राइट्स प्रोवाइड करे, इस आइडिया या कॉन्सेप्ट को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। और यही रीजन था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर वीडियो पहले बनाई और कॉन्स्टिट्यूशन को हम अब डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज। The constitution of a state may be defined as a body of rules and regulations whereby the government is organized and it functions. Constitution क्या होता है? Simplest way में अगर हम समझना चाहें तो एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक ऐसी बॉडी होती है जिसके आधार पर सरकार को ऑर्गेनाइज किया जाता है और जिसके आधार पर सरकार फंक्शन करती है। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके अकॉर्डिंग एक सरकार फंक्शन करती है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट मे बी सेड टू बी अ कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, द राइट्स ऑफ द गवर्न्ड एंड द रिलेशंस बिटवीन द टू आर एडजस्टेड। तो ये प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों का एक ऐसा कलेक्शन है जिसके द्वारा सरकार की पावर्स को निर्धारित किया जाता है, लोगों के राइट्स को डिटरमाइन किया जाता है और सरकार और जो रूल्ड हैं यानी कि जो जनता है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा उसको बताया जाता है, उनके रिलेशन को एडजस्ट किया जाता है। सरकार के पास इतनी पावर्स हों कि वो उनका मिसयूज ना कर सके और लोगों के पास प्रॉपर राइट्स हों, वो अपने राइट्स को प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाएं। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है। ये रिटन फॉर्म में भी हो सकता है या ये अनरिटन फॉर्म में भी हो सकता है। आगे चलकर हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन देयर आर सेवरल वेज टू कैटेगराइज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज करने के काफी सारे टाइप्स हैं या वेज हैं, जैसे कि रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन या रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा यूनिटरी या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो देयर आर सो मेनी वेज and we will be discussing them in the upcoming videos. कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया को हम ट्रेस कर सकते हैं एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स के समय से, लेकिन मॉडर्न फॉर्म में इट इज ट्रेसेबल टू द 18th सेंचुरी। मॉडर्न फॉर्म में इसका ओरिजिन 18वीं शताब्दी से ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि यूएस ऐसा पहला देश था जिसके पास एक रिटन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसको अडॉप्ट किया गया था 1787 में और रैटिफाई किया गया था 1788 में। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक और कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सैन मरीनो का है। वो भी दुनिया के ओल्डेस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस में से है और उसका ओरिजिन जो है वो ऑलमोस्ट 1600 का है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसके कुछ पार्ट्स तो कोडिफाइड हैं या रिटन हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो रिटन नहीं है, मोस्टली उनमें अनरिटन फॉर्म है। तो इसलिए उसको पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाता है। जो पहला रिटन या कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वो यूएसए का ही माना जाता है। इसके अलावा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत पुराना है, जो कि 1791 में क्रिएट किया गया था। यहाँ एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है। इसका आंसर है जेम्स मैडिसन। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। तो सीएफ स्ट्रॉन्ग ने एक डेफिनेशन दी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको हमने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसका मेंशन दोबारा से इसलिए किया है क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किसने दी है स्टेटमेंट। So in a simple way, the term constitution refers to the written and unwritten norms that govern the state administration. ये ऐसे written या unwritten rules हैं जिसके थ्रू स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है।
एक देश गवर्न कर सकता है. इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड एज सच नो लॉ इज हायर देन इट एंड कैन कॉन्ट्रडिक्ट इट. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ होता है वो देश का सुप्रीम लॉ होता है. इससे ऊपर कुछ भी नहीं होता है. नथिंग इज हायर देन इट. कोई भी लॉ इससे ऊपर नहीं होता है. इसी को कहते हैं द रूल ऑफ लॉ और द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया जाता है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को बताया जाता है, उसके फंक्शंस को बताया जाता है. इसमें बताया जाता है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के पास क्या क्या पावर्स हैं, किस तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है देश में, कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा, या अगर 2 हाउसेस हैं तो उनके मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा. तो ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती हैं. सरकार वही पावर्स यूज कर सकती है जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है. सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन इज. इसके अलावा ये लोगों की फ्रीडम को, उनके राइट्स को, उनकी लिबर्टीज को भी स्पेसिफाई करता है. इवन दो आई एम सेइंग दिस अगेन, बट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाली वीडियोस को देख चुके हो तो आपको ये समझने में ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली है. बहुत ही आपको ये सब आसान लगने वाला है. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये ऐसे लीगल पॉलिटिकल रूल्स हैं जो कि हर किसी पर बाइंडिंग है, विच आर बाइंडिंग ऑन एवरीवन इन द स्टेट. जो सरकार का स्ट्रक्चर बताते हैं, उनके फंक्शंस को बताते हैं कि कैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ऑपरेट करेंगे, कैसे कार्य करेंगे. गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिटीजन्स के राइट्स भी बताते हैं. एंड दे आर बेस्ड ऑन पब्लिक लेजिटिमेसी. इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों से वैधता यानी कि लेजिटिमेसी प्राप्त है. पब्लिक इसे लेजिटिमेसी प्रोवाइड करती है. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब आ जाते हैं फंक्शंस और एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इससे हम ये भी समझ लेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, और ये भी समझ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं. तो सबसे पहला फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो है डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट. ये स्टेट की बाउंड्रीज को डिफाइन करता है कि एक देश की बाउंड्रीज कहाँ तक हैं. इसके अंदर ना ही सिर्फ टेरिटोरियल बाउंड्रीज आती हैं, यानी कि एक देश के बॉर्डर कैसे होने चाहिए, बट पर्सनल बाउंड्रीज भी आती हैं कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन एक देश का नागरिक बन सकता है, सिटीजन बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है. तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू निर्धारित किया जाता है. उसके बाद आता है डिफाइनिंग द आइडियोलॉजी. स्टेट की आइडियोलॉजी का इससे पता चलता है कि एक देश की फिलॉसफी क्या है. जैसे फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है दैट फ्रांस इज एन इंडिविजिबल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है प्रीएम्बल के थ्रू दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तो इससे देश की आइडियोलॉजी का हमें पता चलता है कि क्या क्या वैल्यूज को वो फॉलो करते हैं. डू दे बिलीव इन सेक्युलरिज्म और नॉट, डू दे बिलीव इन सोशलिज्म और नॉट. तो ये सब जानने में भी कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद आता है एक्सप्रेसिंग द आइडेंटिटी एंड वैल्यूज ऑफ अ स्टेट. एक स्टेट की क्या आइडेंटिटी है और एक स्टेट की क्या वैल्यूज हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक्सप्रेस की जाती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ये भी डिफाइन कर सकता है कि नेशनल फ्लैग क्या है, या एक देश का नेशनल एंथम क्या है, और इसकी क्या अलग अलग इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिससे देश की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है. एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है वो है बेसिक लॉ. ये डिफाइन करता है कि एक देश में क्या क्या राइट्स एंड लिबर्टीज लोगों को प्रोवाइडेड होंगी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स बेसिक लॉज. और वो बेसिक लॉ क्या हो सकते हैं? दे कैन बी रिलेटेड टू लैंग्वेज, स्पीच, रिलीजन, असेंबली, द प्रेस, प्रॉपर्टी, अमंग अदर्स. तो देश में क्या क्या राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू स्पेसिफाई किया जाता है. फिर इसके बाद आता है प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट. एक सरकार का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये तो हमने डेफिनेशन में भी समझा था.
लेजिस्लेचर की क्या पावर्स होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर्स हैं, जुडिशरी की क्या पावर्स हैं, आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से एक ऑर्गन दूसरे पर चेक एस्टैब्लिश कर सकता है, क्या क्या उनकी अथॉरिटी पर रिस्ट्रिक्शंस है, ये सब भी इसमें आता है। इसके अलावा मेंशनिंग द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट किस प्रकार की होगी, यूनिटरी गवर्नमेंट होगी या फेडरल गवर्नमेंट होगी या कन्फेडरल गवर्नमेंट होगी। कन्फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें काफी सारी लूज स्टेट्स जो होती हैं वो एक साथ आती हैं और एक नेशन फॉर्म करती हैं किसी पर्पस के लिए। हालांकि इन स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी बनी रहती है। वहीं यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो सारी पावर्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के पास होती हैं या यूनियन गवर्नमेंट के पास होती हैं। फेडरल में पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनियन के पास भी पावर होती हैं और स्टेट या प्रोविंसेस के पास भी पावर्स होती हैं। वेराज कन्फेडरल में क्या होता है, जो लूज स्टेट्स होती हैं उनके पास ज्यादा पावर होती हैं। 1788 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले यूएसए में भी कन्फेडरल सिस्टम था। तो ये सब भी एलिमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद अमेंडमेंट प्रोविजन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनको चेंज कैसे किया जाए, अमेंड कैसे किया जाए, उसका प्रोविजन भी बताया जाता है। कितने प्रकार के प्रोविजन होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है। इंडिया में तो एक मिक्स सिस्टम फॉलो किया जाता है। इस पर भी आगे चलकर एक डिटेल्ड वीडियो आएगी। इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट जो भी है उसकी पावर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। अगर हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है तो उसके पास क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। ऑल दिस इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिक्लेयर्स द ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट की धार्मिक आइडेंटिटी क्या है, इज इट सेक्युलर और नॉट। ये ऐसी सोसाइटीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे रिलीजियस लॉज भी एग्जिस्ट करते हों। सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। Besides that, social, economic और डेवलपमेंट गोल्स। एक देश के क्या सोशल गोल्स हैं, सोशली वो क्या अचीव करना चाहता है, इकोनॉमिकली वो क्या अचीव करना चाहता है, डेवलपमेंट को लेकर क्या उसके गोल्स हैं, ये भी स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे इंडिया में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। एंड देन कम्स द प्रोविजन ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफाई कर सकता है। ये बता सकता है कि क्या प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम टू बी अडॉप्टेड इन द स्टेट। इसमें यह भी बताया जा सकता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, या क्या ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए एक नेशनल पार्टी बनने के लिए, ये भी इसमें आता है। सो ऑल इन ऑल दीज आर द मेन फंक्शंस और एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब प्रोविजंस एक कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है और इन्हीं एलिमेंट्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग सरकारें फंक्शन करती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्विजिट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और क्वालिटीज ऑफ अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जो सबसे पहली क्वालिटी होती है दैट इज अ क्लियर लैंग्वेज और क्लैरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि उसे हर कोई अंडरस्टैंड कर सके, लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक क्लॉज है वो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट रिक्विजिट इज इट्स अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो अपने आप को बदलते समय के अनुसार अडेप्ट कर सके। इसलिए वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। तो एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को बदलते सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ अडेप्ट करना चाहिए। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं होगा वहां पर इसके लिए लोगों की रिक्वायरमेंट्स को मीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल बट ओनली टू सम एक्सटेंट। जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल तरीके से अमेंड किए जाते हैं और कुछ के लिए रिजिड प्रोसीजर है, तो ऐसा ही होना चाहिए। देन इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्स्टिट्यूशन को सारी की सारी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको कंटेन करना चाहिए
और जो भी उसके प्रोविजंस हैं वो पूरे देश पर अप्लाइड होने चाहिए। ना ही वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करे, बट स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की और उनके फंक्शंस को भी वो मेंशन करे। इसके साथ ही साथ लोगों के राइट्स को भी वो मेंशन करे। सो बेसिकली जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो इसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्विजिट इज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की यही एक क्वालिटी है कि वो लोगों को प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करे और उसके साथ ही साथ ड्यूटीज भी प्रोवाइड करे। जस्ट लाइक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इसके सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड है। तो ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए दैट आर बेनिफिशियल टू द सिटीजन्स, लाइक द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। देयर शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो ह्यूमंस को इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज वो ह्यूमन है। तो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ताकि उनको ब्रीच ना किया जा सके, स्टेट किसी भी तरीके से उन्हें ब्रीच ना कर सके। A good constitution must ensure independence of judiciary. जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि जुडिशरी फ्रीली होकर कार्य करे बिना किसी दबाव के, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो या लेजिस्लेचर का दबाव हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। तो ये बिना किसी कंट्रोल के फ्रीली कार्य करे। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी। एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो सरकार है वो जनता के प्रति अकाउंटेबल है। अगर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही तो जनता के पास राइट होना चाहिए कि वो उन्हें चेंज कर सके। गवर्नमेंट को मासेस से कंसल्ट किए बगैर लॉज नहीं बनाने चाहिए और उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हों, क्योंकि वो लोगों के लिए एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट टू सर्व देम। अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं कि एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वही है जिसमें कुछ चेंजेस आप फ्लेक्सिबल तरीके से ला सकें और कुछ अमेंडमेंट्स रिजिड प्रोसीजर के थ्रू ला सकें, ताकि ओवर यूज ना हो अमेंडमेंट पावर्स का। सरकार अपने हिसाब से चेंजेस ना करे। इसका एग्जाम्पल है कि ऐसे आर्टिकल जो डील करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स से, ऐसे प्रोविजंस को चेंज करने के लिए एक रिजिड तरीका होना चाहिए ताकि इन प्रोविजंस को चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। Then comes guarantee of values like equality, freedom and justice. कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना चाहिए कि उसके सिटीजन्स को वैल्यूज दी जाएं लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का लोगों के साथ, हर कोई इक्वल हो। तो ये सब जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंश्योर करना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स which guarantees the people values like equality, freedom and justice. लोगों के पास प्रोविजन होना चाहिए कि अगर उनके राइट्स इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं तो वो कोर्ट का सहारा ले सकें। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल इन द गवर्नमेंट। लोगों के पास आज़ादी होनी चाहिए ये चुनने की कि कौन उन्हें रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को इलेक्शंस का जो मेथड है वो भी स्पेसिफाई करना चाहिए। इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, कौन उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पीपल शुड बी एबल टू चूज हु कैन रिप्रेजेंट देम एट द फेडरल, स्टेट और द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन से डील करता है। तो स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन या कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके। That is another important requisite of a constitution. So these were the requisites of a constitution और ये था हमारा आज का टॉपिक। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट्स होते हैं और एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए। What are the qualities of a good constitution और what are the requisites of a constitution।
तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द काइंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।